क्योंकि पुणे में एक दरगाह के नीचे सुरंग मिली। अब इसे लेकर एक विवाद हो गया है। क्यों विवाद हो गया है? क्योंकि इस सुरंग के नीचे ये कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। दो गुटों के बीच में तनाव की स्थिति है। तो वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सुरंग की जांच की जाए कि आखिर दरगाह के नीचे सुरंग मिली क्यों, बनाई क्यों गई। तस्वीरें पुणे के आंबी गांव की हैं। तस्वीर में सबसे ध्यान देने वाली बात इस सुरंग का सामने आना है। कल तक इस सुरंग के बारे में किसी को नहीं पता था, तो अचानक ये सुरंग कहां से आ गई? हुआ ये कि दरगाह के नीचे सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान दरगाह का एक हिस्सा ढह गया। जब दरगाह का एक हिस्सा ढहने के बाद हटा तो वहां एक सुरंग नजर आई और देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मांग की जाने लगी कि सुरंग की जांच की जाए, सुरंग की सच्चाई का पता लगाया जाए। अपने को किसी भी तरह से गांव की शांतता सुव्यवस्था बिगड़ेगी, शांतता सुव्यवस्था को धक्का लगेगा, ऐसा अपने कुछ काम आज तक ना अपने किया है, अपने कौम ने ना अपने को करने का है। अपन ये सब बातों के खिलाफ हमेशा रहे। अपन कानून की तौर से मार्ग से जाने वाले अपन लोग हैं, तो उसके अपन कानून के तरीके से अपन जाएंगे। कुछ भी इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, काम कुछ रुकने वाला नहीं है, किसने भी कुछ गलत अफवाहों के ऊपर इसके ऊपर ध्यान देने का नहीं। तो अभी सब लोगों से गुजारिश है, अभी कोई भी ग्रुप से किधर ऐसा रुको मत, चर्चा को करो मत। अपने सब लोग अपने साथ में है, अपने बात से किसी बात को धक्का लगेगा, ऐसा कुछ करो मत। हाथ जोड़ के मेरी सबको ट्रस्ट की तरफ से विनंती है, कौम की तरफ से विनंती है। सुरंग को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी है। एक पक्ष जहां दरगाह को हुए नुकसान पर नाराजगी जता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि सुरंग आखिर क्यों बनाई गई थी, इसके अंदर क्या है, ये अब तक छिपी हुई क्यों थी। चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस को सुरंग में से लकड़ी के ढांचे जैसी चीजें मिली हैं। इस बीच पुरातत्व विभाग को भी इस मामले से जोड़ लिया गया है। साल 2025 में भी देश में जिन विषयों पर विवाद होते हैं और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में छाए रहते हैं, उन पर तो वाकई सवाल बनता ही है। लेकिन बिहार चुनाव में देखिए कैसे कैसे विषय आ रहे हैं चर्चा में। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार में लिटिल पीने वालों को माफ कर दो। अब देखिए, बयान पूर्व मुख्यमंत्री का है, बिहार में चुनाव है, तो बयान के राजनीतिक मायने तो निकलेंगे ही। बिहार में आपकी दुकान पर होम डिलीवरी मॉडल लागू है। बिहार में चुनावी बयार बह रही है। हर पार्टी ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पाले में आ जाए, चाहे जोड़ तोड़ की राजनीति हो, चाहे राजनीतिक बयानबाजी। इसी क्रम में जीतन राम मांझी ने एक बयान दे दिया। बयान तो शराब को लेकर है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहले आपको मांझी का वो बयान सुनाते हैं। तीसरी समीक्षा में बात कही गई है कि पीने के नाम पर अगर कोई ले जा रहा हो उसको, या पी करके भी आ रहा हो, गरीब मजदूर टाइप के लोग हैं, उसको जेल नहीं भेजना है, लेकिन पुलिस तंत्र लोग उसको भी जेल भेजा है। मांझी चाहते हैं कि ऐसे जो लोग पकड़े गए हैं उनको चुनाव से पहले छोड़ दिया जाए। नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए और समझ करके अपनी तीसरी समीक्षा जो उन्होंने किया है उसके अनुरूप जिस पर कार्रवाई हुई है और साधारण पीने पर या छोटा मात्रा में ले जाने पर, तो उस केस को उठा लेना चाहिए चुनाव के पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ। आखिर मांझी की मंशा क्या है? मांझी शराब को लेकर पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन अब ये कहना है कि चुनाव से पहले ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नेताओं का दावा है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जितने लोग जेल में बंद हैं, उसमें ज्यादातर दलित और गरीब हैं। ऐसे में मांझी के बयान पर सवाल ये, मांझी की इस मांग के पीछे कोई राजनीतिक चाल तो नहीं? क्या अपने सियासी फायदे के लिए मांझी ऐसी मांग कर रहे हैं? आरोपी छूट गए तो मांझी का वोट बैंक कितना बढ़ जाएगा? चुनाव के वक्त इस तरह की मांग कितनी सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, इन सब के बीच बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर बड़ी संख्या में गरीब और दलित जेल में बंद हैं। मांझी के इस बयान का चुनावी असर कितना होगा, इसका एनालिसिस सुनिए अमिताभ तिवारी से। अवैध शराब के विक्रेता है वो लोग, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज से आज भी सरकार के गिरफ्त में नहीं आ पा रहे। तो इससे एक महादलित समाज में थोड़ा डिस्कंटेंट है।
हो सकता है कि मांझी जी को ये लगा हो कि ये एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। और अगर जरूर इस बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार सरकार जो है वहां पर ऐसे लोगों को माफ कर देती है या जेल से रिहा कर देती है, तो इसका चुनावी फायदा जो है वो मांझी जी की पार्टी को और महागठबंधन को, खास करके जहां पर मांझी जी का प्रभाव ज्यादा है, जो कि आपका मगध भोजपुर क्षेत्र जो है उसमें देखने को मिल सकता है। बिहार में 36 घंटे पहले आरजेडी नेता की हत्या को लेकर अब सियासी बयानों में नफा नुकसान भी झलकने लगा है। बीजेपी आरजेडी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने इसे घटिया हरकत बताया। बिहार में 36 घंटे पहले एक आरजेडी नेता की हत्या कर दी जाती है। नाम है राजकुमार उर्फ अल्ला राय। सवाल सरकार और पुलिस पर लगातार उठ रहे थे कि बिहार में आखिर क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर ही रहा था कि इस बीच बीजेपी के एक नेता ने इस मर्डर को लेकर आरजेडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल उठाए कि राजकुमार राय से तो बड़ा लाभ तेजस्वी यादव को ही मिलने वाला है। राजकुमार राय जो आरजेडी में ही थे, उनकी हत्या से सबसे बड़ा लाभ किसको होने वाला है साहब? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले थे राजकुमार राय, और तेजस्वी यादव का ही वोट काटते वो। पुलिस को इस एंगल पर भी जांच करनी चाहिए कि कहीं राजनीतिक हत्या तो नहीं है। फिलहाल पहली नजर में संपत्ति से जुड़ा विवाद लग रहा है, लेकिन इस मसले को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लालू परिवार का यही इतिहास रहा है कि जो उनका विरोध करे उसकी हत्या करवा दो, मर्डर करवा दो, अपहरण करवा दो। पुलिस इस विषय में भी निश्चित रूप से जांच करेगी, और अगर खुलासा हुआ तो तेजस्वी यादव के ऊपर एक और मुकदमा होगा, और इस मुकदमे में भी उनको जेल जाना पड़ेगा। सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए, लेकिन सरकार उल्टे विपक्ष पर ही सवाल उठा रही है। आला राय को लेकर हमने पहले भी आपको बताया था कि आला राय आरजेडी में काफी सक्रिय नेता थे। वो राघोपुर से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। कुछ दिनों पहले घोषणा पत्र भी जारी किया था कि चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। मर्डर से ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। बहरहाल आला राय की हत्या को लेकर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, उस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। इतनी घटिया सोच से हत्या हुई है और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। ये क्या सोच है इन लोगों की, घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है। मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है, तो हम चुप रहे कि हमको फायदा होगा। जहाँ तक इतनी राघोपुर की चिंता है तो बोले अपने आका प्रधानमंत्री को आकर के लड़ने चुनाव। आला राय के मर्डर को लेकर पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन मामला राजनीति से जुड़ा है तो सियासी वार पलटवार भी खूब हो रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर नेपाल से ही आ रही है। नेपाल में हिंसा की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 हो गया है। हिंसा में मृतकों की संख्या 51 हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम नेपाल से बता रहे हैं। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद मरने वालों का ये आंकड़ा 51 तक जा पहुंचा है। इस बीच बातचीत की एक प्रक्रिया, ताकि सरकार फॉर्मेशन को लेकर वहां पर कुछ तस्वीर साफ हो सके। नजर हमारी इस पर भी बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।